हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे सेक्शन 3 को फिनिश अप करने के बाद जिसमें कि हमने लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस के क्वेश्चंस करे थे और जो बड़े अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, अब हम सेक्शन 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 4 का जो ताल्लुक है वो होलसेल ब्रांच सिस्टम का है। अब होलसेल ब्रांचेस क्या होती हैं और इसमें हमें क्या करना होता है और कैसे पता लगेगा कि होलसेल ब्रांच का क्वेश्चन है, ये समझने के लिए पहले आप यहाँ पर देखें। मान लेते हैं कि कोई हेड ऑफिस है, करेक्ट, और ये उसकी ब्रांच है। जाहिर है कि ब्रांच जो है कस्टमर को सामान बेचेगी। ये कस्टमर्स हैं। मान लेते हैं कि हेड ऑफिस ने 100 रुपये का सामान ब्रांच को भेजा। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 100 रुपये का सामान भेजा, लेकिन ब्रांच को जो सामान भेजा गया लेट अस से कॉस्ट प्लस 80% पर भेजा गया। कॉस्ट प्लस 80% पर भेजा गया, इसका मतलब 180 पर भेजा गया। अभी तक तो हम जिस पर सामान भेजा जा रहा था उस प्राइस को हम इनवॉइस प्राइस कह रहे थे, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं कुछ यूं बोलूँगा कि जो 100 है वो तो कॉस्ट प्राइस है, और जिस प्राइस पर सामान भेजा गया जिसको कि अभी तक हम इनवॉइस प्राइस कह रहे थे, इसमें हम होलसेल प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होलसेल प्राइस। इज इट क्लियर टू यू? अब ब्रांच को ये कहा जाएगा कि आप जब कस्टमर को सामान बेचेंगे तो जो प्रोडक्ट में प्राइस प्रिंटेड है उस पर आप बेचेंगे। अब मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट है उस पे जो प्राइस प्रिंटेड है जिसको कि हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, मान लेते हैं कि वो 200 है। तो ब्रांच जब कस्टमर को सामान बेचेगी तो 200 के हिसाब से बेचेगी। अब होलसेल ब्रांच का क्वेश्चन है, ये कैसे पता लगता है? ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें यह दिया होगा कि जो हेड ऑफिस है वो भी कस्टमर को सामान बेच रहा है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें हमें ये चीज गिवन नहीं थी। इसमें हेड ऑफिस भी कस्टमर को डायरेक्टली सामान बेचेगा। ये चीज है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में यह दिया होगा कि हेड ऑफिस भी कस्टमर को सामान बेच रहा है तो समझ जाना कि ये होलसेल ब्रांच का क्वेश्चन है। पहले तो नंबर 1, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब जो हेड ऑफिस है वो कस्टमर को जो सामान बेचेगा, हेड ऑफिस कस्टमर को जो सामान बेचता है, इस पॉइंट का तुमने ध्यान रखना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट है। हेड ऑफिस कस्टमर को जो सामान बेचेगा 99.99% वो होलसेल प्राइस पर बेचेगा। होलसेल प्राइस पर। देखो, हम एक नॉर्मल दुकान से कोई सामान लें तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। अगर वही सामान हम डायरेक्टली होलसेलर से लें तो हमें बेसिकली कम देना पड़ेगा। यानी कि हेड ऑफिस जब कस्टमर को सामान बेचेगा तो होलसेल प्राइस पर बेचेगा 99.99%। 99.99%। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हेड ऑफिस कस्टमर को लिस्ट प्राइस पर नहीं बेच सकता है। तो इसका मतलब है कि हेड ऑफिस कस्टमर को सामान होलसेल प्राइस पर भी बेच सकता है और लिस्ट प्राइस पर भी बेच सकता है, लेकिन अधिकतर वो होलसेल प्राइस पर ही बेचेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा कि हेड ऑफिस किस प्राइस पर बेच रहा है तो आप हमेशा ये मानेंगे कि होलसेल प्राइस पर सामान बेचा जा रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो पहले तो तुम्हें ये कैसे पता लगेगा, ये तुम्हें अब समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन होलसेल प्राइस का है। अब इसमें हमें करना क्या होता है? जाहिर है मेन चीज़ तो हमने ये समझनी है। तो इसको समझने के लिए आप सेक्शन 4 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखें, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन के ही हैं और मॉड्यूल के हैं। कह रहा है ए हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 80%। एक हेड ऑफिस है, उसने अपनी ब्रांच को सामान भेजा एट कॉस्ट प्लस 80% पर, और कह रहा है गुड्स जो कस्टमर को बेचे जाते हैं एट कॉस्ट प्लस 100% पर बेचे जाते हैं। कस्टमर को जिस प्राइस पर बेचे जाएंगे वो लिस्ट प्राइस होगा। आगे कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हमें प्रॉफिट पता करना है, हेड ऑफिस ने कितना प्रॉफिट कमाया। बिकॉज ये भी डिपेंडेंट ब्रांचेस का है, इसमें भी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में ही होंगी। अब तुम्हें नीचे जो डिटेल्स दी हुई हैं उसमें 2 कॉलम्स बने, एक हेड ऑफिस का, एक ब्रांच का। ध्यान से देखें। पहले तो हेड ऑफिस के पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हेड ऑफिस के पास जो भी स्टॉक होगा, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, हेड ऑफिस के पास जो भी स्टॉक होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपसे कई बार कहा है, करेक्ट,
कि स्टॉक के आगे या गुड्स ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच वगैरह, अगर इसके आगे पीछे कुछ ना लिखा हो तो हम मानते हैं ये इनवॉइस प्राइस पर है। ये मैंने आपसे कहा था। लेकिन इससे पहले जो चीज़ें हमारे सामने होती थी वो बेसिकली ब्रांच से रिलेटेड होती थी। तो पॉइंट ये समझना है, अगर कोई भी गुड्स यानी कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच वगैरह अगर हेड ऑफिस के पास है, हेड ऑफिस के पास पड़े हैं और उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, तो हमेशा आप मान के चलेंगे कि वो कॉस्ट प्राइस पर है। तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर है। फिर हेड ऑफिस ने कुछ सामान परचेज करा है 2 लाख रुपए का। अब कह रहे हैं हेड ऑफिस ने गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। अब ये तो दिया ही हुआ है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को इतनी इनवॉइस प्राइस या होलसेल प्राइस, इस चैप्टर में होलसेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस एक ही चीज़ है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो इतनी इनवॉइस प्राइस का सामान ब्रांच को भेजा है। तो ये तो इनवॉइस प्राइस पर ही है। अब अभी तक तो हमें पता नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में कि ये होलसेल ब्रांच का क्वेश्चन है या नहीं, लेकिन अब आगे उसने लिखा है सेल्स। अब आप देख रहे हो कि सेल्स हेड ऑफिस के कॉलम में भी लिखी है। इसका मतलब हेड ऑफिस भी सामान बेच रहा है। तो इसका मतलब ये होलसेल ब्रांच का क्वेश्चन है। नंबर 1 कैसे पता करा? कह रहे हेड ऑफिस की जो सेल्स है वो 2,70,000 की है और ब्रांच की जो सेल्स है 90,000 की है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ब्रांच जो सामान बेचेगा वो लिस्ट प्राइस पर बेचेगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। होलसेल ब्रांच में ब्रांच जो है कस्टमर को सामान लिस्ट प्राइस पर ही बेच सकती है। इज इट क्लियर टू यू? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब रहा सवाल हेड ऑफिस की सेल्स का, तो उसने नीचे इस क्वेश्चन में दे दिया है कि सेल्स एट द हेड ऑफिस आर मेड एट होलसेल प्राइस बेसिस, यानी कि जो हेड ऑफिस सामान बेच रहा है वो होलसेल प्राइस पर बेच रहा है। मैंने तुम्हें बताया था कि हेड ऑफिस कस्टमर को लिस्ट प्राइस पर भी बेच सकता है, होलसेल प्राइस पर भी बेच सकता है। अगर गिवन है तो ठीक है किस प्राइस पर बेच रहा है। अगर कभी गिवन ना हो तो आप हमेशा ये मान करके चलेंगे कि होलसेल प्राइस पर सामान बेचा जा रहा है। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या होता है, ये क्वेश्चन तो छोटा होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन बड़ा होता है। बड़ा तो खैर क्या होता है, लेकिन अब कुछ चीज़ें समझानी भी पड़ती है, तो समझाने के लिए कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है और बताने के लिए फिर कुछ लिखना भी पड़ता है और लिखने के लिए कुछ जगह घेरनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे इसमें? पहले तो मैंने जो सबसे पहले काम करा रेट्स एनालिसिस करा। ऐसे क्वेश्चंस में भी रेट्स एनालिसिस बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है। रेट्स एनालिसिस ये आपका मेजर पॉइंट है। रेट्स को ठीक तरीके से आप एनालाइज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेट्स एनालाइज करने के लिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो हेड ऑफिस है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 100%, कॉस्ट प्लस 80% एंड गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट कॉस्ट प्लस 100%। इसका मतलब वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर कॉस्ट 100 है, कॉस्ट 100 है तो वो कहता है कस्टमर को सामान बेचा जाता है कॉस्ट प्लस 100% पर। तो कस्टमर को मैं बता ही चुका हूँ जिस प्राइस पर सामान बेचा जाता है तो पहले तो वो 200 हो जाएगी और वो उसको लिस्ट प्राइस कहा जाता है या कैटलॉग प्राइस कहा जाता है। तो इस प्राइस पे हम कस्टमर को सामान बेचते हैं। ये तो तुम्हें क्वेश्चन में दे ही दिया। अब उसने ये भी लिखा है कि जो ब्रांच को सामान भेजा जाता है वो कॉस्ट प्लस 80% पर भेजा जाता है। तो कॉस्ट प्लस 80% यानी कि 180 पर भेजा जाता है। ये भी तुम्हें पता लग गया। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब इसमें भी 3 रेट हो गए। एक तो कॉस्ट प्राइस का रेट हो गया, होलसेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, और उसके अलावा लिस्ट प्राइस। अब जैसा कि आपने देखा कॉस्ट तो 100 है और होलसेल प्राइस है 180 और लिस्ट प्राइस हो जाएगी आपकी 200। तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस और होलसेल प्राइस का आप डिफरेंस नोट कर लें। अब कॉस्ट प्राइस और होलसेल प्राइस का आपने डिफरेंस नोट करा तो 100 और 180 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 80। डिफरेंस हो जाएगा 80। इज इट क्लियर टू यू? तो 80 डिवाइडेड बाय 180, जब मैंने 80 को 180 से डिवाइड करा, इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट कर लेता हूँ, डेट इज इक्वल टू 4/9। तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? सर होलसेल प्राइस लिखी है। अगर डिनोमिनेटर में होलसेल प्राइस लिखी है तो इसका मतलब ये रेट किसी होलसेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस वाले आइटम पर ही अप्लाई हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये है। और जब मैं इसे होलसेल प्राइस वाले आइटम पे अप्लाई करूँगा तो
वो आइटम खिसक करके कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से जैसा कि अभी तक हम कर रहे थे, अब मैं अगर इन दोनों के दरमियान देखूं फासला, तो 180 और 200 के बीच में फासला 20 का है। अब 20 को मैं डिवाइड कर दूं 200 से 1/10, तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा है सर? लिस्ट प्राइस लिखी है। इसका मतलब ये जो रेट है लिस्ट प्राइस पर है। इसका मतलब ये रेट किसी लिस्ट प्राइस वाले आइटम पर ही अप्लाई हो सकता है, और जब लिस्ट प्राइस वाले आइटम पे अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ खिसक करके होल सेल प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस पर आ जाएगी या होल सेल प्राइस पर आ जाएगी। हाँ, इसी तरीके से तुम ये भी देख सकते हो, एक और रेट भी इसमें बनता है, और वो रेट क्या बनता है? कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस का। अगर तुम उसको भी रिफ्लेक्ट करना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो तुम देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस के बीच में जो फासला है, कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस के बीच में जो फासला है वो कितने का है? 100 का है। कॉस्ट 100 है, लिस्ट प्राइस 200 है। 100 डिवाइडेड बाई 200, डिनोमिनेटर में क्या है? लिस्ट प्राइस है। अगर डिनोमिनेटर में लिस्ट प्राइस है तो ये रेट किसी लिस्ट प्राइस वाले आइटम पर ही लग सकता है, नंबर 1। और अगर वो लिस्ट प्राइस वाले आइटम पे लगेगा तो ये आइटम उतर करके कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। पहले तो रेट्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, नंबर 1। अब मुझे इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है? सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जो भी काम करेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में ही करेंगे। डिपेंडेंट ब्रांचेस में सारे जितने भी सिस्टम है डिपेंडेंट ब्रांचेस में अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में ही होगी, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में अब मैं क्या करूंगा? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में मुझे सिंपल सा एक बनाना है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है? एक हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो जी सर, ये तो बड़ा इजी है। हाँ, इजी तो बड़ा ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। किसने कहा कि ये टफ है? मैंने कहा नहीं। तो ये मैंने बनाया हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुमने बना दिया, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये हमेशा एट कॉस्ट पे बनता है। ये हमेशा एट कॉस्ट पे बनता है। ये लिखना नहीं है एट कॉस्ट, मैं वैसे बता रहा हूं कि ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बनता है। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहला आइटम आपको क्या दिया हुआ है? सर स्टॉक लिखा है। हेड ऑफिस के कॉलम को देख के बताना। ओपनिंग स्टॉक है, जाहिर है। तो ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पर लिखूंगा, और मैंने अभी अभी बताया कि हेड ऑफिस के पास जो भी चीज़ पड़ी होती है वो कॉस्ट पर पड़ी होती है। तो इसका मतलब ये 20,000 तो कॉस्ट प्राइस पर ही है। अच्छी बात है, मुझे तो आइटम कॉस्ट पर ही चाहिए। अब उसके अलावा परचेजेस हैं, तो परचेजेस का मतलब हमने इतनी कॉस्ट प्राइस का सामान खरीदा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। परचेजेस तो कॉस्ट पर है, 2 लाख। परचेजेस भी मैंने लिख दी 2 लाख रुपए की। समझ में आ गया? लिख दी, बिल्कुल लिख दी सर। अब प्रॉब्लम क्या है? आगे लिखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस के कॉलम में लिखा है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 90,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेज दिए। हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि हेड ऑफिस भेज रहा है ना, ये तो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजता है, नो डाउट कि ये इनवॉइस प्राइस या होलसेल प्राइस पर है। लिखना नहीं है ऐसे ब्रैकेट में, मैं वैसे समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। लिख भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाहिर है कि ये 90,000 जो है होलसेल प्राइस पर है। अब यहां पर आप बोलोगे सर आपने तो कहा था ये कॉस्ट पे बनता है, आपने इसको होलसेल प्राइस पे लिख दिया। बिल्कुल लिख दिया। दरअसल जो लोडिंग होती है वो ओपनिंग स्टॉक की होती है, गुड्स, करेक्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच की होती है, क्लोजिंग स्टॉक की होती है, गुड्स इन ट्रांजिट की होती है, गुड्स ट्रांसफर्ड की होती है। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। अब कायदे से अगर ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है तो इसकी लोडिंग होनी चाहिए। अरे बाबा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आंसर तो होनी तो चाहिए। फिलहाल मैंने अभी इसकी लोडिंग वोडिंग नहीं करी। अब लोडिंग मैंने क्यों नहीं करी उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं हेड ऑफिस हूँ, मैंने जब ब्रांच को सामान भेजा तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि ये सारा सामान बिक जाएगा।
ये सारा सामान बिक जाएगा, मैं तो यही सोचूंगा ना। तो इसलिए मैंने अभी इसकी लोडिंग नहीं करी। बात समझ में आया कि अभी मैंने इसकी लोडिंग वोडिंग कुछ क्यों नहीं करी? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये सामान बिक जाएगा। अगर ये बिक जाएगा तो सेल्स की तो वैसे भी लोडिंग होती नहीं है, इजंट इट और नॉट? तो इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं करा। उसके बाद अगला आइटम है सेल्स। अब हेड ऑफिस की जो सेल्स हैं, हेड ऑफिस भी डायरेक्टली बेचता है, तो मैंने यहाँ पर सेल्स लिखी और उनकी जो सेल्स हैं 2,70,000 की हैं और ये भी होलसेल प्राइस पर हैं, लेकिन ये सेल्स हैं, ये तो सेल हो गए ना। तो वैसे भी जो सेल्स होती हैं उनकी लोडिंग निकाली नहीं जाती है, ये आपको मालूम है। ये तो एक्चुअल सेल्स हैं ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी तो मुझे लोडिंग निकालनी नहीं है। और जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सेल है, इसलिए मैंने इसकी लोडिंग नहीं निकाली। अब मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूँगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो तुम्हें इसमें क्लोजिंग, मैंने कहा ना क्वेश्चन तो छोटा होगा लेकिन इसमें थोड़ी सी वर्किंग्स वगैरह होती हैं। अब तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक इसमें निकालना पड़ेगा कि हेड ऑफिस के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। इसके लिए तुम्हें वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें। पहला स्टेप होगा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक निकालना। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए तुम्हें वर्किंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो तुम्हें अपनी वर्किंग में लीजिए जी। अब मैं वर्किंग में आ गया, वर्किंग नोट लीजिए जी। अब वर्किंग नोट में मैंने पहले तो यहां पर लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वर्किंग नोट में मैंने लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हेड ऑफिस के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है ये आप कैसे पता करेंगे? आप पहले अपने आप को खुद हेड ऑफिस समझो। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपके पास पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है? राइट सर, हमारे पास पड़ा हुआ है। कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है? 20,000 का स्टॉक आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। 20,000 का स्टॉक तो पहले से ही है, जैसा कि आप देख ही रहे। फिर आप हेड ऑफिस हैं और आपने इस साल कुछ और सामान परचेज करा, कुछ और गुड्स परचेज करे। जब आपने कुछ और गुड्स परचेज करे तो आपके पास 2 लाख रुपए के गुड्स और आ गए। इसका मतलब ये हो गया आपके पास टोटल स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो 2,20,000 का पड़ा हुआ है। टोटल गुड्स जो अवेलेबल हैं आपके पास वो 2,20,000 के हैं। ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? कॉस्ट, लेकिन ये जो गुड्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि सेल करने के लिए आपके पास इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स हैं या नहीं है? बिल्कुल है। अब इन गुड्स में से आपने कुछ गुड्स भेज दिए, तो पहले तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? लेस। आपने कुछ गुड्स भेज दिए, लेस ए। अब जो गुड्स आपने भेज दिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं उसकी कॉस्ट फाइंड कर लूं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच। आपके पास 2,20,000 के गुड्स अवेलेबल थे। उसमें से आप, हमें ये मालूम है कि हमने 90,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे। तो जो 90,000 रुपीज़ की इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे हैं, मैं उसकी कॉस्ट फाइंड करना चाहता हूँ। समझ में आया? तो होलसेल प्राइस तो 90,000 है, जो हमने गुड्स भेजे हैं उनकी होलसेल प्राइस तो 90,000 की है। अब मुझे होलसेल प्राइस को कॉस्ट में लाना है। तो होलसेल प्राइस को कॉस्ट में लाने के लिए मुझे कौन सा रेट अप्लाई करना पड़ेगा? पहले तो आप ये देखो, यहाँ होलसेल प्राइस है, यहाँ कॉस्ट है। होलसेल प्राइस को कॉस्ट में लाने के लिए 4/9 का रेट अप्लाई करना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको रेट बताए थे। तो इसका मतलब 4/9 का मैं जब इसमें रेट अप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या पता लग गया? 90,000 दैट इज इक्वल टू 40,000। तो मुझे ये पता लग गया कि जो सामान मैंने भेजा है ब्रांच को, जो सामान
मैंने हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, दरअसल उसकी कॉस्ट प्राइस 50,000 है। तो 2,20,000 के गुड्स में से मैं कह सकता हूं मैंने 50,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स ब्रांच को भेज दिए 90,000 की होलसेल प्राइस पर, लेकिन 50,000 के गुड्स तो चले गए। उसके अलावा हमारे पास जितने भी गुड्स थे उसमें से हमने कुछ गुड्स बेच दिए। अब जो बेच दिए वो तो होलसेल प्राइस पर बेचे, तो उसकी भी कॉस्ट पता करनी पड़ेगी। तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? हमें मालूम है कि हेड ऑफिस ने जो सामान बेचा है उसकी होलसेल प्राइस 2,70,000 है, क्योंकि हेड ऑफिस जितनी भी सेल करता है वो होलसेल प्राइस पर करता है। हेड ऑफिस के द्वारा जो सेल्स करी गई है 2,70,000 की। अब मुझे इसकी भी कॉस्ट चाहिए, तो इसकी भी कॉस्ट चाहिए, तो मुझे इसका भी रेट चाहिए 4/9। तो मैं 4/9 यहाँ पर लिखूंगा और 1,20,000 वो आ जाएगा। और 1,20,000 2,70,000 में से मैं माइनस करूंगा तो 1,50,000 आ जाएगा। तो अब मेरे सामने हकीकत क्या है? मेरे सामने हकीकत यह है कि मेरे पास 2,20,000 का सामान था कॉस्ट प्राइस पर। उसमें से मैंने यानी कि हेड ऑफिस ने 50,000 का सामान 90,000 की होलसेल प्राइस पर ब्रांच को भेज दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 50,000 का सामान भेज दिया। इसी तरह से मैंने 1,50,000 की कॉस्ट प्राइस का सामान बेच दिया 2,70,000 में। तो 2,20,000 में से 2 लाख का सामान 50,000 और 1,50,000 तो चला गया है। तो इसका मतलब जो बच गया वो 20,000 बच गया। अब ये 20,000 क्या हो जाएगा? ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन कैसे करना है ये समझ में आ जाना चाहिए। आराम से देखो पहले आपके पास कितने गुड्स हैं और उन गुड्स में से जो आपने भेज दिए और जो सेल्स कर दिए उनकी कॉस्ट आपको पता करनी है। तो अब आपको एक चीज़ तो पता लग गई जी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20,000 का है। इज इट क्लियर टू यू? राइट सर। अब क्लोजिंग स्टॉक जब आपके पास निकल आया, अब मैं आपको एक मज़ेदार बात भी बताता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? जाहिर है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करूँगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा जो आ जाएगा डेट विल बी इक्वल टू 1,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,60,000। वैसे तो तुमने यहाँ पर यही लिखना है 1,60,000, लेकिन मैं साथ साथ कुछ समझाता चाहता हूँ। दरअसल ये ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है? इससे पहले हम ब्रांच एडजस्टमेंट में भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे थे, याद था आपको? मैंने बताया था बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? लोडिंग है। अगर आप ध्यान से देखें, जो मैंने गुड्स भेजे हैं उसकी लोडिंग कितनी है? अभी मैंने तुम्हें बताया था 40,000 है। जो हमने गुड्स सेंड टू ब्रांच करे हैं उसकी जो लोडिंग है, हालांकि लिखनी नहीं होती लोडिंग, ये मैं से समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, उसकी लोडिंग 40,000 की है। इज इट क्लियर टू यू? और इसी तरह जो तुमने सेल्स करी है होलसेल प्राइस पे, उसकी जो लोडिंग है जो अभी मैंने निकाली वो कितनी निकाली थी? 1,20,000। तो तुमने देखा दरअसल में ये लोडिंग ऐड कर दूं तो वो इतना ही आ रहा है 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहा हूं तो ये दोनों आइटम जो तुमको लग रहा है कि तुमने होलसेल प्राइस पर लिखे हैं, इनडायरेक्टली वो भी कॉस्ट पर आ गए। क्योंकि भाई इसका 40,000 मैंने यहाँ लिख दिया, इसका 120 मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि ये दोनों आइटम तो होलसेल प्राइस पर हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो पहला पॉइंट तो ये है। अब यहां तक तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को हम यहां लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन मैंने 1,60,000 यहां पर लिखा। आपको ये मालूम है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये दो चीजों का बना हुआ है, करेक्ट? अब ये जो दो चीजों का बना हुआ है, बताओ कौन सी दो चीजों का बना है? एक तो जो सामान हमने भेजा है उसके अंदर जो लोडिंग या मार्जिन है 40,000। भाई जो सामान हमने भेजा है 90,000 पर, दरअसल उसकी कॉस्ट प्राइस तो कम थी ना, 50,000 थी, तो 40,000 बढ़ा करके हमने भेजा इसका मतलब। और इसी तरह जो मैंने सेल्स करी हैं, जो मैंने यहाँ बताया भी है, उसके अंदर जो मार्जिन है वो 1,20,000 है। यानी कि ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है दरअसल ये दो चीज़ों का बना है। ये तो बात समझ में आ गई। एक तो जो हमने सामान भेजा उसके अंदर जो मार्जिन है, और जो सामान हमने बेचा उसके अंदर जो मार्जिन है। अब आपको समझना क्या है कि जो सामान आपने बेच दिया उसके अंदर जो मार्जिन है
मैं इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहता हूं कि ये तो रियलाइज हो चुका है, क्योंकि ये वाले गुड्स तो बिक चुके, ये वाले गुड्स तो बिक चुके हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सर आ रही है। देखो इसको और डीपली एक बार समझ लो, मैं एक बार अच्छी तरह समझा देता हूं। कॉस्ट, जो हमने सामान भेजा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसकी होलसेल प्राइस जो है वो 90,000 है, और उसके अंदर मार्जिन या लोडिंग जो है वो 40,000 है। तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट 50,000 है, करेक्ट। और जो मैंने यानी कि हेड ऑफिस ने सेल्स करी हैं होलसेल प्राइस पर 2,70,000 की सेल कर दी है, इसके अंदर मार्जिन 1,20,000 है, इजंट इट और नॉट? तो 1,50,000 इनकी कॉस्ट है। समझ में आ गया? अब समझना क्या है कि ये वाला, और मैंने बताया कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है इन दोनों के अंदर जो मार्जिन है 40,000 और 1,20,000, वही तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ये मैंने अभी आपको बताने की कोशिश करी। अब आपको समझना क्या है, जो मैं बता रहा था कि ये जो मैंने सेल कर दिया ये तो एक्चुअली में सेल हो चुके हैं ना, तो इसके अंदर जो हमने प्रॉफिट कमाया या ग्रॉस प्रॉफिट कमाया वो तो रियलाइज हो चुका है। ये वाला प्रॉफिट तो रियलाइज माना जाता है, अकाउंट्स में बोलते हैं रियलाइज। रियलाइज का मतलब है कि ये तो सेल हो चुका है, तो ये तो पक्का हमारा प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉफिट है 40,000 का, ये जो मार्जिन है, इसको मुझे अभी एकदम से प्रॉफिट नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि ये तो अभी हमने गुड्स भेजे हैं ना ब्रांच को। क्या पता कि ब्रांच, हाँ, अगर ब्रांच सारे गुड्स बेच देती है तब तो ये 40,000 का प्रॉफिट भी जो है मैं रियलाइज कर लूँगा, यानी कि तब ये भी रियलाइज माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने ब्रांच को कुछ सामान भेजा, मान लेते हैं मैंने ब्रांच को जो ये सामान 90,000 का भेजा है थोड़ी देर के लिए, अगर ब्रांच सारा सामान बेच दे तब तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मान लेते हैं कि ब्रांच ने सामान बेचा, मान लेते मैंने जो 90,000 की होलसेल प्राइस के गुड्स ब्रांच को भेजे थे, ब्रांच ने पूरे के पूरे गुड्स बेच दिए, 90,000 की होलसेल प्राइस के गुड्स बेच दिए, तब तो ये 40,000 का प्रॉफिट भी रियलाइज हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि ब्रांच ने केवल 81,000 के गुड्स बेचे, यानी कि मैंने इतनी होलसेल प्राइस के गुड्स ब्रांच को भेजे थे, और अगर ब्रांच पूरे 90,000 के गुड्स नहीं बेच पाती है, मान लेते हैं उसमें से 81,000 के ही गुड्स बेच पाती है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ब्रांच को जो हमने सामान भेजा था उसके अंदर जो 9,000 रुपये का सामान है वो ब्रांच के पास बच जाएगा। अब इस 9,000 के अंदर जो मार्जिन है, बात समझ, इस 9,000 के अंदर जो मार्जिन है, इसका मतलब वो वाला प्रॉफिट रियलाइज नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? तो इसीलिए अपना प्रॉपर प्रॉफिट देखने के लिए अब मुझे यहां पर एक चीज लिखनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि जो सामान हमने ब्रांच को भेजा है, हमने 90,000 का सामान ब्रांच को भेजा है, 90,000 के सामान में से जो सामान ब्रांच के पास बच जाएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं तुम्हें लिख रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है इसलिए ध्यान रखें। जो सामान बच जाएगा 90,000 में से जो सामान बच जाएगा, जो रिमेनिंग होगा, जितने भी गुड्स ब्रांच के पास इसमें से बच जाएंगे, उस रिमेनिंग के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, उस प्रॉफिट मार्जिन को ही हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि अपना प्रॉपर प्रॉफिट देखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ब्रांच के पास कुछ गुड्स जो हमने भेजे थे वो बच तो नहीं गए हैं। अगर वो गुड्स बच गए हैं तो उसके अंदर जो मार्जिन है, मार्जिन हमारा 4/9 है, क्योंकि हमने इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट में लाना है। तो अगर कुछ गुड्स बच जाएंगे तो उस पर मैं 4/9 का रेट लगा करके ये लिखूंगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। समझ में आया? और उसके बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट आएगा। ये मेन चीज़ है। यानी कि अब तुम्हें अगला स्टेप क्या करना है अपना नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए? अब तुम्हें ये पता करना है कि तुमने जो ब्रांच को सामान भेजा था, क्या ब्रांच ने वो सारा सामान बेच दिया है या ब्रांच के पास कुछ सामान बच गया है। अब ये तुम्हें पता करना है, यानी कि इसमें एक और वर्किंग नोट करना होगा। अब वो एक और वर्किंग नोट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें।
एक तो मैंने वर्किंग नोट ये करा था, अब दूसरा वर्किंग नोट मुझे करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2। इस वर्किंग नोट में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच। इसमें हम लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच। अब ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है हम ये देखने की कोशिश करेंगे। अब ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है ये कैसे देखने की कोशिश करेंगे, पहले तो यहां देखने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने जो सामान ब्रांच को भेजा था, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तुमने होलसेल प्राइस 90,000 का सामान ब्रांच को भेजा था और हमने ये भी देखा था कि उसकी कॉस्ट प्राइस 50,000 थी, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, हमने 90,000 की इनवॉइस प्राइस का या होलसेल प्राइस का सामान ब्रांच को भेजा था। लेकिन ब्रांच जो सेल करेगी वो तो लिस्ट प्राइस पर करेगी, ये मैंने तुम्हें बोला हुआ है। ब्रांच जो सेल करेगी वो तो लिस्ट प्राइस पर ही करेगी ना, बात समझ में आ रही है। अब मुझे ये बताओ कि ब्रांच की सेल्स कितनी है, ब्रांच ने एक्चुअली में कितनी सेल्स करी है। ब्रांच के कॉलम को देखो, तो ब्रांच के कॉलम को आपने देखा तो आप तो हैरत में पड़ गए, सर ब्रांच ने तो सारी सेल्स कर दी है। ओ माय गॉड, ब्रांच की सेल 90,000 की है। तो एक मिनट के लिए आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ब्रांच को हमने जितना भी सामान भेजा था ब्रांच ने सारा सामान बेच दिया। एक मिनट के लिए ऐसा ख्याल आ सकता है, लेकिन समझना यहां पर क्या है कि ब्रांच को तो आपने इतनी इनवॉइस या होलसेल प्राइस का सामान भेजा था और ब्रांच ने जो सेल करी है ये तो लिस्ट प्राइस है ना, ये तो लिस्ट प्राइस है। तो तुम्हें पता करना पड़ेगा कि ब्रांच ने कितनी इनवॉइस प्राइस के या कितनी होलसेल प्राइस के गुड्स को 90,000 में बेचा। ये कैसे पता करेंगे? अब देखें, लिस्ट प्राइस 90,000 है। अब मुझे लिस्ट प्राइस को होलसेल प्राइस में लाना है। उसके लिए आप अपने रेट्स को देखो। अगर आप कभी प्रॉब्लम में आ जाएं तो सिंपल अपने रेट्स को देखें और देखें लिस्ट प्राइस कहाँ लिखी है, होलसेल प्राइस कहाँ लिखी है। ये लिखी है, इन दोनों का हमने रेट बनाया था 1/10। इसका मतलब लिस्ट प्राइस को होलसेल प्राइस में लाने के लिए मुझे 1/10 के रेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं 1/10 इसमें अप्लाई करूंगा तो इससे मुझे क्या पता लग जाएगा, इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ब्रांच ने जो सामान बेचा है लिस्ट प्राइस 90,000 पर, दरअसल उनकी होलसेल प्राइस जो है वो 81,000 की है। इससे मुझे क्या पता लग गया, इससे मुझे ये पता लग गया कि हमने जो ब्रांच को 90,000 की होलसेल प्राइस का सामान भेजा था उसमें से 81,000 का सामान ब्रांच ने बेचा है 90,000 की लिस्ट प्राइस पर। इंपॉर्टेंटली तुम्हें यह पता लग गया कि तुमने जो 90,000 का सामान ब्रांच को भेजा था होलसेल प्राइस पर, उसमें से 9,000 का सामान बचा हुआ है। यानी कि अगर 9,000 का सामान बचा है तो इसका मतलब जो 9,000 के अंदर मार्जिन है वो रियलाइज नहीं हुआ। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, जस्ट वेट, अब मैं क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आऊंगा और जैसा मैंने कहा मुझे अपने वर्किंग नोट से पता लग गया कि 9,000 का सामान बचा हुआ है, तो 9,000 का 4/9 मैं लूंगा और 4/9 में यहां पर लिख दूंगा 4,000। तो मुझे ये पता लग गया कि जो नेट प्रॉफिट है वो 1,56,000 है, 1,56,000 है। समझ में आ गया? हेड ऑफिस की बुक्स में एक तो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना ही करने में हमें 2 वर्किंग नोट भी करने पड़ते हैं। लेकिन अगर इन केस तुमसे ये पूछ लिया हेड ऑफिस की बुक्स में आप ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना करके दिखा दो, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप बना करके दिखा दो। तो आप कैसे दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है। अगर पूछ ले तो इसमें कुछ है नहीं। अगर वो तुमसे ये पूछता है ब्रांच, पहले तो मैंने ये भूलना नहीं है कि ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बनता है,
लेकिन ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है? ब्रांच के लिए कॉस्ट इनवॉइस प्राइस है। तो ब्रांच के पास कोई ओपनिंग स्टॉक तो पड़ा नहीं था, ना ही ब्रांच ने कुछ परचेज करी है। हाँ, ब्रांच को तुमने गुड्स भेजे थे तो ब्रांच अपने अकाउंट की डेबिट में लिखेगी। भाई हमने भेजे, हमने तो क्रेडिट में लिखा था ना, ब्रांच तो डेबिट में लिखेगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो तुमने 90,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स ब्रांच को भेजे थे तो ब्रांच यहाँ लिख देगी 90,000 गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच के लिए तो ये गुड्स रिसीव्ड है ना, तो ब्रांच यहाँ लिखेगी। अब ब्रांच की जो एक्चुअल सेल्स हैं, हमें मालूम है कि ब्रांच की जो सेल्स हैं वो लिस्ट प्राइस पर है 90,000, और ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी अभी कंप्यूट कर लिया कि जो 90,000 का सामान हमने भेजा था उसमें से 9,000 का सामान बचा हुआ है। तो इस तरह तुम्हारे पास ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा 9,000 आ गया, और यही तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी हो जाएगा। क्योंकि अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट को अगर यहाँ लिखूंगा तो डेबिट में कुछ और लिखने के लिए है नहीं, तो यही आपका नेट प्रॉफिट भी होगा। समझ में आ गया या नहीं आया? तो किस तरह से ब्रांच का नेट प्रॉफिट हमने फाइंड करा, ये भी तुम्हारे को समझ में आ जाना चाहिए। तो होलसेल ब्रांच का कॉन्सेप्ट भी एब्सोल्युटली अब क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा और देखते हैं तो फिर तुम्हें एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। अगला पार्ट देखने के लिए 4.2 को देखें। अब 4.2 में वो क्या कहता है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी वो कहता है कि ए लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसकी ब्रांच जो है वो सिटी एक्स में है, और कहता है गुड्स जो कस्टमर को बेचे जाते हैं वो कॉस्ट प्लस 100%, यानी कि ये तो लिस्ट प्राइस है, कॉस्ट 100 प्लस 100% 200। फिर कहता है वेयर एज हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 80%, और हेड ऑफिस ब्रांच को जो सामान भेजता है वो कॉस्ट प्लस 80% पर, यानी कि वही चीज़ आ जाएगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ट्रैक आउट दी प्रॉपर प्रॉफिट्स परज्यूमिंग हेड ऑफिस सेल्स टू द कस्टमर एट होलसेल प्राइस। तो यहाँ तुम्हें दे दिया कि हेड ऑफिस जो कस्टमर को सामान बेचता है वो होलसेल प्राइस पर बेचता है। तो ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, उसके अलावा गुड्स सेंड टू ब्रांच है 1,54,000, सेल्स है 1,53,000 की, और उसके अलावा ब्रांच के कॉलम में भी सेल्स लिखी हैं। तो प्रॉब्लम तो आपके लिए नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं क्विकली आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं दोबारा से रेट नहीं करके दिखाना चाहता। देखो, कॉस्ट अगर 100 है तो लिस्ट प्राइस 200 हो जाएगी, 100 प्लस 100 200, इसमें तो कुछ बताने लायक नहीं है। और कह रहा है कि जो सामान भेजा जाता है जिसको तुम होलसेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस कहते हो, कॉस्ट प्लस 80% पर भेजा जाता है, यानी कि 180। तो क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में रेट कराए थे, वही रेट इसमें भी आ जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस और होलसेल प्राइस के दरमियान फासला 80 है, 80/180 या 4/9। इस रेट का यूज़ करेंगे आप इनवॉइस प्राइस के आइटम को कॉस्ट पे लाने के लिए। उसके अलावा फिर आप देख रहे हो कि इनवॉइस प्राइस 180 है और लिस्ट प्राइस 200 है। इनवॉइस प्राइस 180 और लिस्ट प्राइस 200 के बीच में फासला 20 का है। 20/200 में कर दूं तो यानी कि 1/10। तो इसका यूज़ क्या होगा बताओ जरा, इस रेट का यूज़ क्या होगा कि अगर ये रेट मैं किसी लिस्ट प्राइस वाले आइटम पे लगाऊंगा तो वो उतर करके इनवॉइस प्राइस पर आ जाएगी। ये पॉइंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन को भी मैंने करके आपको एक बार दिखा दिया ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में हमें काम करना पड़ता है 4.2 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लीजिए जी, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में। अब इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि हमने देखा था। एक तो हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। मेनली तो यही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक तो तुमसे ये पूछा जाएगा, और मैक्सिमम वो तुमसे ये भी कह सकता है कि आप हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना करके दिखाओ।
वो ये भी पूछ सकता है ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। ये दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा हमें वर्किंग नोट्स वगैरह करने पड़ते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में 4.2 में स्टॉक इन द बिगनिंग तुम्हें दिया ही हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक आप 25,000 लिखोगे। जाहिर है कि ये कॉस्ट प्राइस पर है क्योंकि ये हेड ऑफिस के कॉलम में है। उसके अलावा हेड ऑफिस ने कुछ परचेजेस करी हैं, तो मैं लिखूंगा परचेजेस, और परचेजेस का जो अमाउंट है वो 1,50,000 है, तो 1,50,000 मैंने लिख दिया। उसके अलावा गुड्स सेंड टू ब्रांच, जैसा कि अभी मैंने बताया था, अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा है। जाहिर है कि ये होलसेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस है, लेकिन हम इसकी लोडिंग वोडिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये गुड्स तो बिक ही जाएंगे, यानी कि हम इसको सेल्स मान लेते हैं, इसलिए हम इसकी लोडिंग फिलहाल नहीं करते हैं। और हेड ऑफिस ने खुद भी सामान बेचा है, और उसकी जो हेड ऑफिस के द्वारा जो सेल्स करी गई हैं, और क्वेश्चन में लिखा है कि हेड ऑफिस जो कस्टमर को सामान बेचता है वो होलसेल प्राइस पर बेचता है, और 1,53,000 ये कहानी तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है। अभी हमने हेड ऑफिस के कॉलम को ही देखा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली इसमें वर्किंग्स करनी पड़ती हैं। वर्किंग्स करने के लिए सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना पड़ेगा। तो अब अपने वर्किंग नोट्स में आपको आना पड़ेगा। अपने वर्किंग नोट्स में जब आप आएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आप जो है फाइंड करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक विद हेड ऑफिस, तो क्लोजिंग स्टॉक विद हेड ऑफिस कितना है ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक विद हेड ऑफिस कितना है, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले तो आप ये देखो कि हेड ऑफिस के पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा कितना है। सर हेड ऑफिस के पास जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो तो 25,000 रुपीज़ का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हेड ऑफिस के पास 25,000 का स्टॉक तो पड़ा हुआ है, ये तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब ये देखो कि परचेज कितने की करी है। तो ओपनिंग स्टॉक तो 25,000 का है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया 25,000। फिर आप इसमें लिखो परचेजेस, हेड ऑफिस ने कितना सामान परचेज करा। हेड ऑफिस ने जो सामान परचेज करा है वो 1,50,000 का सामान परचेज करा है, 1,50,000। तो इसका मतलब टोटल हेड ऑफिस के पास इतनी कॉस्ट प्राइस का सामान अवेलेबल है, यानी कि अवेलेबल, इसका मतलब इतनी कॉस्ट प्राइस का सामान या स्टॉक हेड ऑफिस के पास अवेलेबल है। बस अब आपको ये देखना है कि हेड ऑफिस ने जो सामान भेजा लेस ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच को जो सामान हमने भेजा है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। अब जो हमने ब्रांच को सामान भेजा है उसकी होलसेल प्राइस तो 54,000 है। अब 54,000 को कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए 4/9 का रेट मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेट वही वाले हैं जो पिछले क्वेश्चन में थे। तो यह आ जाएगा 34,000। तो मुझे ये पता लग गया कि 30,000 की कॉस्ट प्राइस का सामान हमने भेज दिया है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर लिखूंगा बी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या मतलब है कि हेड ऑफिस ने जो कस्टमर को सामान बेचा है 1,53,000 की होलसेल प्राइस पर सामान बेचा है। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए भी मुझे 4/9 का रेट इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज इक्वल टू 68,000। तो 68,153 में से मैं माइनस करूंगा तो 85,000 आ जाएगा, यानी कि 1,75,000 में से इतनी कॉस्ट प्राइस का सामान भेज दिया और इतनी कॉस्ट प्राइस का सामान बेच दिया। तो ये जो बच जाएगा मेरे पास 1,15,000 माइनस करने के बाद 60,000 बच गया। अब ये 60,000 जो बच गया डेट विल बी नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। तो अब तुम्हें पता लग गया कि हेड ऑफिस के पास क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा हुआ है, तो पहला काम तो आपका पूरा हो गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ निकाल लिया एज पर वर्किंग नोट नंबर जो भी है आपका 1 या 2 वो लिख देना 60,000। अब ये 60,000 क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, जस्ट वेट।
अब मैं इसको टैली करूंगा। जब मैं टैली करूंगा तो टैली करने के बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या हो रहा है, तो अब मैंने ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर निकाला। अब ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने आपको बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं सीधा नॉर्मल बैलेंस कर करके। आप अगर नॉर्मली इसको बैलेंस करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे तो मेरे ख्याल से 92,000 आ जाएगा। ये 92,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एग्जामिनेशन में बस ऐसे ही लिखना ग्रॉस प्रॉफिट 92, ये तो मैं समझाने के लिए बीच बीच में लिखता रहता हूँ। मैंने अभी बताया कि दरअसल ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इसके अंदर और इसके अंदर जो लोडिंग है वही तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है। और लोडिंग अभी तुमने निकाली थी, इज इट क्लियर टू यू? लोडिंग जो तुमने निकाली थी 34,000, तो लोडिंग जो थी गुड्स सेंड टू ब्रांच की थी। अगर आप 34,000 उसकी लोडिंग या मार्जिन और सेल्स की 68,000 इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 92,000 ही आएगी, करेक्ट? इसीलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट, ब्लैक कलर कहां चला गया, जस्ट वेट एक सेकंड के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है, अब मैं उसको यहां पर लिखूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 92,000। अब हमें ये मालूम है, जो मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं, ये जो 92,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हम कह रहे हैं ना, ये दो चीज का बना है, आपको ये मालूम है। एक तो जो मैंने सेल करी है उसके अंदर जो मार्जिन है, और जो मैंने गुड्स भेजे उसके अंदर जो मार्जिन है। मैंने ये भी कहा था कि ये वाला जो प्रॉफिट है जो हमने सेल्स कर दिए हैं, ये जो मार्जिन है ये तो रियलाइज हो चुका है, लेकिन जो गुड्स हमने भेजे हैं फिलहाल हमने उसका ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये हकीकत में रियलाइज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये पता लगेगा इस बात से कि क्या ब्रांच ने 54,000 के जो गुड्स हमने भेजे थे वो सारे बेच दिए या नहीं बेच दिए। तो ये पता करने के लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, और उसके अलावा मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, URP मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये करने के लिए तुम्हें फिर वर्किंग पे आना पड़ेगा, और अपनी वर्किंग में तुम्हें फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2, और वर्किंग नोट नंबर 2 में क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच। अब क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच कैसे देखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच देखने के लिए तुम क्या करो, सबसे पहले तो ब्रांच की सेल्स को देखो। अब आगे से जब तुम देखोगे ना तो ब्रांच अकाउंट की तुम सीधा सेल्स को देख लो कि कितनी है। ब्रांच की जो सेल्स हैं, अगर तुम ब्रांच की सेल्स को देखो, कोई ब्रांच के कॉलम को देखो पहले तो, ब्रांच की जो सेल्स हैं, सेल्स बाय ब्रांच, सेल्स बाय ब्रांच, ब्रांच की जो सेल्स हैं वो 50,000 की हैं। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ब्रांच जो सेल करता है ये लिस्ट प्राइस पर करता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, बस इतनी चीज मालूम होनी चाहिए। अब तुम लिस्ट प्राइस को इनवॉइस प्राइस यानी कि होलसेल प्राइस पे ले आओ। अब लिस्ट प्राइस को होलसेल प्राइस पे लाने के लिए जो रेट हम अप्लाई करेंगे, मैंने कहा रेट पिछले क्वेश्चन वाले ही है, तो 1/10 रेट आ जाएगा। तो 1/10 तुम इसमें अप्लाई कर दो, 1/10। अब जब मैं 1/10 अप्लाई करूंगा तो इससे मुझे क्या पता लग जाएगा कि ब्रांच ने जो सेल करी है 50,000 की, दरअसल उनकी होलसेल प्राइस 45,000 की है। इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ब्रांच ने जो सेल करी हैं दरअसल उनकी होलसेल प्राइस 45,000 की है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो सामान भेजा था, हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो सामान भेजा था जिसकी की होलसेल प्राइस कहाँ भाग गया, 54,000 की थी। हमने 54,000 की होलसेल प्राइस का सामान ब्रांच को भेजा था। तो अब मुझे ये पता लग गया कि उसमें से ब्रांच ने जो सामान बेच दिया वो 45,000 का सामान बेच दिया है। वो एक अलग मैटर है कि ब्रांच ने 45,000 का सामान 50,000 की लिस्ट प्राइस पर बेचा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं तो ये पता करना चाहता हूँ ना, जो हमने सामान भेजा था उसमें से कितना बच गया। तो उसमें से 9,000 का सामान जो है वो बच गया है।
तो 9000 का सामान इस क्वेश्चन में भी ब्रांच के पास बच गया, तुम्हें ये पता लग गया। अब तुम्हें ये पता लग गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो सामान ब्रांच के पास बच गया है उसके अंदर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को तुमने यहां पर लिख देना है। तो 9000, अब ये इनवॉइस प्राइस पर है तो इसको होलसेल प्राइस, इसको कॉस्ट पे लाने के लिए 4/9 का रेट अप्लाई होगा 4000। तो इस तरीके से इस केस में तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा वो 88,000 का आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। इसी तरह से अगर ब्रांच का आप बनाना चाहते हो तो ब्रांच के पास कोई ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, ब्रांच जाहिर है कोई सामान परचेज करेगी नहीं क्योंकि उसको इजाज़त ही नहीं होती है। अब ब्रांच को जो तुमने सामान भेजा था, गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो था 54,000 और ब्रांच ने सामान बेच दिया है लिस्ट प्राइस 50,000 पे और ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक हमने कंप्यूट कर ही लिया है कि 9,000 का है। तो ब्रांच का ये जो आ जाएगा ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट भी है और ये नेट प्रॉफिट भी है, तो तुम सिंपली इसको प्रॉफिट लिख दो 9,000 ना, सॉरी 5,000 आ जाएगा, प्रॉफिट 5,000 आ जाएगा। 54, 59 और 54, तो ब्रांच का जो आ जाएगा प्रॉफिट 5,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। तो तुमने देखा कि होलसेल ब्रांच के जो क्वेश्चन हैं, करेक्ट, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अब जो ये क्वेश्चन है 4.3 को आप देखें, 4.3, अब 4.3 कराने से पहले हम 5 मिनट का जो है वो ब्रेक लेंगे और उसके बाद इसको अभी जारी रखेंगे।
सो वेलकम अगेन। तो बेटा 4.3 स्टार्ट करेंगे और 4.3 में हल्का सा थोड़ा सा बदलाव क्या है, वो कहता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्लस 100% है। करेक्ट। तो अभी तक की जो कहानी हमारे सामने है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि अगर मैं कॉस्ट को 100 मान लूँ, कॉस्ट को अगर हम 100 मान लें तो लिस्ट प्राइस तो 200 हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्लस 100% तुम्हें दिया ही हुआ है। तो योर लिस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 200, इजंट इट और नॉट। अब कह रहा है गुड्स जो भेजे जाते हैं लेस देन 20%, 20% हम माइनस कर दें 40, तो हमें ये पता लग गया कि इनवॉइस प्राइस जो है वो 160 है, यानी कि होलसेल प्राइस। ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? सर बिल्कुल कहा जा सकता है। कहा जा सकता है तो अच्छी बात है। अब तुमने देखा कि हमारे सामने 3 प्राइस आ गई। एक तो कॉस्ट प्राइस है 100, और उसके अलावा होलसेल प्राइस है 160, और उसके अलावा लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस कितनी है? 200 की है। लिस्ट प्राइस 200 है कि नहीं है? अब हमें यह भी मालूम है कि होलसेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो फासला है वो 60 का है। तो 60 बाई 160, इसको तुम थोड़ा सा और छोटा कर लो, 3/8। तो ये वाला रेट तो हम यूज़ करेंगे, करेक्ट, जब मुझे होलसेल प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। और होलसेल प्राइस और लिस्ट प्राइस के बीच में फासला 40 का है, तो लिस्ट प्राइस को होलसेल प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस रेट की ज़रूरत पड़ेगी 1/5 की। और समझाने के लिए कभी कभी इस रेट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस के बीच में फासला कितना है? कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस के बीच में फासला 100 का है। 100/200 यानी कि 1/2। ये वाला रेट अगर तुम किसी लिस्ट प्राइस, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिस्ट प्राइस है, अगर लिस्ट प्राइस वाले आइटम पे लगाओगे तो वो आइटम कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। करेक्ट। ये 3 रेट्स है जी आपके पास। अब की बार क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेजेस हैं, गुड्स हमने भेजे हैं 80,000 के। अब की बार देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो हमें मालूम है कि ब्रांच जो सामान बेचती है, ब्रांच तो लिस्ट प्राइस पर बेचती है, लेकिन अब की बार जो हेड ऑफिस सामान बेच रहा है वो भी लिस्ट प्राइस पर बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है। उसके अलावा ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक्सपेंसेस भी दिए हैं, तो कभी एक्सपेंसेस दिए हो तो ब्रांच P&L अकाउंट में आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? ये इस क्वेश्चन की कहानी है। अब इस क्वेश्चन की कहानी तो तुम्हें पता लग गई। अब इस क्वेश्चन की जब कहानी पता लग गई है तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता हूँ फटाफट। तो 4.3 को हमने लिया। 4.3 में अब मैंने बनाया हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने बना दिया। हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? अब जब हमने ये अकाउंट बनाया तो जैसा कि मैंने कहा इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई ओपनिंग स्टॉक तो गिवन है नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक तुम्हें गिवन नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक तो हम लिखेंगे नहीं। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम परचेजेस से स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि हमने देखा कि जो परचेजेस हमने करी हैं, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, मैं वैसे ही लिख देता हूँ, और परचेजेस हैं 2 लाख के, और जो सामान भेजा गया है गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो भेजा गया है होलसेल प्राइस 80,000 का, और जो सेल्स हुई हैं इस क्वेश्चन में हेड ऑफिस ने जो सेल्स करी है, मैंने कहा था कि हेड ऑफिस कस्टमर को लिस्ट प्राइस पर भी बेच सकता है, और इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस पर सामान बेचा गया है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, इस सेंस में कि जब तुम क्लोजिंग स्टॉक अपना फाइंड आउट करोगे
तो वहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें अलर्ट किस सेंस में रहना पड़ेगा। मान लेता हूँ कि मैं अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना चाहता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक विद हेड ऑफिस। तो क्लोजिंग स्टॉक विद हेड ऑफिस फाइंड करने के लिए कोई ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, लेकिन हमने सामान परचेज करके रखा था। परचेज 2 लाख रुपए का सामान हमने परचेज करके रखा था। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए के गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जहाँ तक सवाल है गुड्स अवेलेबल का। अब गुड्स अवेलेबल में से मैं माइनस कर दूंगा लेस ए कॉस्ट ऑफ जो मैंने सामान भेजा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसकी होलसेल प्राइस तो 80,000 है। अब होलसेल प्राइस को कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए 3/8 के रेट का यूज होगा, 30,000, करेक्ट। तो इसका मतलब जो सामान मैंने भेजा उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 50,000 की। तो 2 लाख में से 50,000 की कॉस्ट प्राइस का सामान तो हमने भेज दिया। बी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जो सेल्स हमने करी है वो लिस्ट प्राइस पर करी है, याद रखें लिस्ट प्राइस पर करी है, और लिस्ट प्राइस को अब की बार कॉस्ट पे लाना है। और अभी मैंने बताया था लिस्ट प्राइस को कॉस्ट पे लाने के लिए आपको 1/2 का रेट अप्लाई करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है। तो 85,000, तो आपको पता लग गया कि जो सामान आपने बेचा है दरअसल उसकी कॉस्ट प्राइस 85,000 की है। तो 2 लाख में से 50 + 85 माइनस करने के बाद 65,000 क्लोजिंग स्टॉक आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि क्लोजिंग स्टॉक तो 65,000 है। अब क्लोजिंग स्टॉक 65,000 है, पहले तो तुम इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करके हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इज इट क्लियर टू यू? तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1,15,000 आ जाएगा। वैसे मैं कई बार अब बता चुका हूँ, ये 1,15,000 क्या है, ये जो 30,000 लोडिंग है और ये जो 85,000 है, इन दोनों को तुम टोटल कर दो तो 1,15,000 वैसे भी आ जाएगा। तो अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हमने यहाँ पर लिखा 1,15,000। हमें मालूम है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है बेसिकली लोडिंग है या मार्जिन है, जो हमने सामान भेजा उसकी और जो हमने सामान बेचा उसकी। जो सामान बेचा वो वाला ग्रॉस प्रॉफिट तो रियलाइज हो जाता है, लेकिन जो सामान बेचा है हमने, अभी उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि जो हमने इसका प्रॉफिट ऑलरेडी इस ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया है 30,000, क्या ये सारा रियलाइज्ड है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे अब देखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच। तो क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच देखने के लिए क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच, अब ब्रांच के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है ये देखने के लिए तुम पहले तो ये देखो कि ब्रांच ने सेल्स कितनी करी है, ब्रांच की सेल्स कितनी है। बस तुम्हें पहले तो ये देखना है ब्रांच की सेल्स कितनी है। ब्रांच ने इस क्वेश्चन में कितनी सेल्स करी है पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। अब देखो ब्रांच ने जो सेल्स करी है ना 80,000 की करी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो ब्रांच सेल करता है वो लिस्ट प्राइस पर करता है, ये आपको भूलना नहीं है, करेक्ट। तो आप पहले तो इस लिस्ट प्राइस को अब आपने कन्वर्ट करना है होलसेल प्राइस में। लिस्ट प्राइस को होलसेल प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था जो रेट अप्लाई होगा वो 1/5 का रेट अप्लाई होगा। तो 16,000 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ब्रांच ने जो सेल करी है लिस्ट प्राइस 80,000 की, दरअसल उनकी होलसेल प्राइस जो है वो 64,000 की है। समझ में आ गया? अब आपने ब्रांच को जो गुड्स भेजे थे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, उनकी जो होलसेल प्राइस थी वो 80,000 की थी, और उसमें से 64,000 की होलसेल प्राइस के गुड्स ब्रांच ने बेच दिए। वो अलग मैटर है कि ब्रांच ने 64,000 की होलसेल प्राइस के गुड्स को लिस्ट प्राइस 80,000 पर बेचे, लेकिन इससे हमें यह पता लग गया कि ब्रांच के पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो 16,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो इसका मतलब जितना सामान तुमने भेजा था 80,000 का, उसमें से 16,000 का सामान ब्रांच नहीं बेच पाई। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं URP। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 16,000 है,
तो 16,000 का 3/8 तुम्हें निकालना पड़ेगा, और 3/8 तुम निकालोगे तो डेट विल बी इक्वल टू 6,000। और याद रखना इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस भी दिए हुए थे, तो एक्सपेंसेस भी तुम्हें P&L अकाउंट में लिखने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस जो है वो 20,000 के, तो 20,000 के एक्सपेंसेस भी तुम लिखोगे, और उसके बाद तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 89,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आया? और अगर आप ब्रांच का भी बना करके दिखाना चाहते हैं, ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हालांकि मैंने कहा उसको बनाना जरूरी नहीं होता अनलेस एंड अनटिल वो पूछा ना जाए। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो पूछा ना जाए तब तक आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब ब्रांच के पास कोई ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, ब्रांच को आपने 80,000 की होलसेल प्राइस के गुड्स भेजे, ब्रांच ने सेल करी लिस्ट प्राइस पर, करेक्ट? ब्रांच की लिस्ट प्राइस पर सेल 80,000 की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास 16,000 रुपये का बचा हुआ है। तो लॉजिकली अभी तक तो जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच का, वो 16,000 ही आएगा। लेकिन अब ये इस ग्रॉस प्रॉफिट में ब्रॉड डाउन करूंगा, करेक्ट? ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 16,000 है। अब 16,000 का ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा ब्रांच के जो खर्चे हैं वो भी मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो ब्रांच के जो खर्चे हैं वो कितने हैं ये मुझे देखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस, ब्रांच के जो एक्सपेंसेस है वो तुम यहाँ पर लिख देना, एक्सपेंसेस। और उसके बाद फिर तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट ब्रांच का आ जाएगा। ब्रांच के एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, वैसे तो मुझे याद ही रहता है लेकिन कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, क्या करें। शायद 10,000 थे, हाँ 10,000 ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं। तो ब्रांच के एक्सपेंसेस 10,000 है, तुम यहाँ 10,000 लिख देना, और नेट प्रॉफिट आपका 6,000 आ जाएगा। तो अब आपकी समझ में होलसेल ब्रांच का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। अब इससे इजी, बेहतर और फॉर्मिडेबल तरीके से नहीं कराया जा सकता। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और कोशिश करी गई है कि आपको बहुत आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाए। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस टॉपिक का, और उसके बाद इस टॉपिक को भी रैप अप करते हैं, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, जो कि नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ये भी पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी वही रेट है कि गुड्स जो भेजे जाते हैं कॉस्ट प्लस 80% पर भेजे जाते हैं, और लिस्ट प्राइस आपकी वही आ जाएगी 200, यानी कि जो रेट अभी मैंने कंप्यूट करे थे, अभी तो नहीं, जो इससे पहले के क्वेश्चन में कंप्यूट करे थे वही रेट आ जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस तो आपकी 100 है, होलसेल प्राइस जो है वो आपकी 180 है, कॉस्ट प्लस 80%। ठीक है, लिखा ही हुआ है कॉस्ट प्लस 80%, तो 180, और लिस्ट प्राइस यानी कि या कैटलॉग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 100% है, यानी कि 200 है। तो इस केस में भी जो रेट निकलेगा कॉस्ट प्राइस और होलसेल प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो 80 है, तो 80/180 या 4/9, ये तो रेट है आपका होलसेल प्राइस को कॉस्ट में लाने के लिए। होलसेल प्राइस और लिस्ट प्राइस के बीच में फासला 20 का है, 20/200 या 1/10। इस रेट का आपका यूज़ होगा लिस्ट प्राइस को होलसेल प्राइस में लाने के लिए, करेक्ट? ये रेट बहुत बारी आ रहे हैं। अब नीचे क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक 2,25,000 का है। तो ओपनिंग स्टॉक 2,25,000 का है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम है इसको कहाँ लिखना है, परचेजेस भी। अब कह रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 80%, इसका मतलब होलसेल प्राइस पर हम सामान भेज रहे हैं। अब जो सेल्स है 27,81,000 की है, वैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, शुरू में कहीं लिखा हुआ है
मैं आपको बता देता हूँ। उसने लिखा है द ब्रांच एट नागपुर इज़ होली एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब ये है कि ब्रांच जो है वो सिर्फ रिटेल में गुड्स बेचती है, इसका मतलब लिस्ट प्राइस पर बेचती है। और कह रहे हैं एंड द गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%, एंड गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट, और यानी कि ब्रांच जो सामान बेचती है वो कॉस्ट प्लस 100% यानी कि 200 पर बेचती है। इज इट क्लियर टू यू? और यहाँ लिखा हुआ है लाइन में द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 80%। द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड का मतलब ये है कि हेड ऑफिस जो है वो होलसेल प्राइस पर ही सामान बेचता है और ब्रांच जो है वो लिस्ट प्राइस पर ही सामान बेचती है। उसके अलावा तुम्हें ये एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं और ये एक्सपेंसेस तुम लिख सकते हो, ये तुम्हें मालूम भी है। तो मेन चीज़ अब मुझे इसमें क्या करनी है इस क्वेश्चन में, करेक्ट? तो अब वैसे तो ये क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो, सारी चीज़ें अब तुम्हें पता तो लगी गई है, मेरे अब इसमें बताने लायक है नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, वर्किंग नोट ही करके दिखा दिया आपको, ठीक है? वर्किंग नोट, क्योंकि मेन तो वर्किंग नोट ही है। या कर लोगे इस क्वेश्चन को? तो हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लीजिए जी। ये मैंने लिखा। अब जहां तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सवाल है तो सबसे पहले तो मैंने, चलो मेरे तो हम यहां से शुरू करें। तो ओपनिंग स्टॉक जो तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक 2,25,000 का गिवन है, 2,25,000। फिर तुम्हें परचेजेस भी गिवन है और परचेजेस का जो अमाउंट तुम्हें गिवन है 25,50,000 गिवन है। परचेजेस 25,50,000 की तुम्हें गिवन है परचेजेस, करेक्ट? परचेजेस के बाद तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि तुम यानी कि हेड ऑफिस जो ब्रांच को सामान भेजते हो एट होलसेल प्राइस ऑफ 9,54,000, 9,54,000 की होलसेल प्राइस पर तुम सामान भेजते हो। फिर क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि हेड ऑफिस जो खुद सेल करता है वो भी होलसेल प्राइस पर करता है 27,81,000 की। तो अब पहला काम तो यही है कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए वर्किंग नोट का हम सहारा लेंगे। अब वर्किंग नोट से हमने पता करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक विद हेड ऑफिस। अब क्लोजिंग स्टॉक विद हेड ऑफिस कितना होगा ये देखने के लिए सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक 2,25,000 का है। तो ओपनिंग स्टॉक पहले तो आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद परचेजेस, अब जो परचेजेस हुई हैं वो 25,50,000 की हुई है, 25,50,000। यह आपने परचेजेस भी कर ली। इसका मतलब टोटल सामान आपके पास 27 लाख कितना आ जाएगा, 75,000 का अवेलेबल है। इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं टोटल, लेस ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो जो आपने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं उनकी कॉस्ट मुझे पता करनी है। 9,54,000 जो है वो होलसेल प्राइस है। अब उसमें से मैं 4/9 माइनस करूंगा। 4/9 जो आ जाएगा 4,24,000 आ जाएगा। अब 4,24,000 माइनस कर करके मुझे पता लग गया कि जो सामान हमने भेजा है दरअसल उसकी कॉस्ट प्राइस 5,30,000 की और उसके अंदर प्रॉफिट इतना ही यूं कह लो। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स देखेंगे तो जो सेल्स करी गई है हेड ऑफिस के द्वारा 27,81,000 की सेल्स करी गई है। अब ये भी होलसेल प्राइस पर है तो इसको भी कॉस्ट पे लाने के लिए 4/9 का रेट अप्लाई होगा, 12,36,000। ये आप इसमें रेट अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई करेंगे तो 15,45,000 आपको पता लग गया कि जो सामान बेचा गया है उसकी कॉस्ट जो है वो इतनी है।
27,75,000 में से जो सामान आपने भेजा उसकी कॉस्ट और जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपको पता लग गया कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हेड ऑफिस के पास 7 लाख का बचा है। सबसे पहला काम तो ये आपने कर लिया, 7 लाख करने के 7 लाख, उसके बाद फिर आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। और मैं अब कई बार बता चुका हूं कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है दरअसल जो आपने सामान भेजा और जो बेचा उसमें जो मार्जिन है उसको ऐड कर दो तब भी इतना ही आ जाएगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहां पर लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 16,60,000 है। इस क्वेश्चन में कुछ एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं और एक तो ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए 90,000 के, वो तुम्हें लिखने पड़ेंगे। उसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 72,000 के, वो भी लिखने पड़ेंगे। उसके अलावा क्या दिया था, स्टाफ सैलरी 65,000, वो भी आप यहाँ लिखेंगे। अब आप अनरियलाइज प्रॉफिट लिखेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि जो सामान आपने ब्रांच को भेजा है 9,54,000 का, उसमें से ब्रांच के पास कितना बचा हुआ है। तो इसके लिए फिर आपको एक और वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ती है, तो क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच। अब क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच कितना है ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, पहले तो सेल्स बाय ब्रांच लिखो। अब ब्रांच ने जो सेल्स करी है, सेल्स बाय ब्रांच, तो ब्रांच के द्वारा जो सेल्स है पहले तो मुझे उसको नोट करना ही पड़ेगा। अब ब्रांच ने सेल्स कितनी करी हैं ये देखने के लिए ब्रांच ने जो सेल्स करी हैं वो 9,50,000 की सेल्स करी है, करेक्ट, सेल्स बाय ब्रांच। अब हमें ये तो अच्छी तरह मालूम है कि ब्रांच जो सेल करती है वो लिस्ट प्राइस पर करती है, एट लिस्ट प्राइस 9,50,000, तो 9,50,000 पर ब्रांच ने सेल करी है। बस मुझे इतना करना है, इसको मुझे होलसेल प्राइस पर लाना है और होलसेल प्राइस पे लाने के लिए अब की बार मैं 1/10 का रेट अप्लाई करूंगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस 200 थी और होलसेल प्राइस जो हमने देखा था 180 थी, उनके बीच में 20 का गैप था, 20/200 यानी कि 1/10। तो मुझे ये पता लग गया कि ब्रांच ने जो सामान बेचा है 9,50,000 की लिस्ट प्राइस पर, दरअसल उसकी होलसेल प्राइस जो है वो 8,55,000 की। तो इससे तुम्हें क्या पता लग गया कि तुमने जो ब्रांच को सामान भेजा था, गुड सेंड टू ब्रांच, वो तो 9,54,000 का था होलसेल प्राइस पर, और उसमें से ब्रांच ने 8,55,000 की होलसेल प्राइस का सामान बेच दिया। तो इससे तुम्हें यह पता लग गया कि ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक 99,000 बचा हुआ है, या यूं कहें कि जो सामान आपने ब्रांच को भेजा था उसमें से 99,000 का सामान बचा हुआ है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो कंप्यूट करा जाएगा वो 99,000। अब 99,000 जो है इंटू 4/9 आपको करना पड़ेगा। अब इंटू 4/9 में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 11 इंटू 4, 44,000 आ जाएगा। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि जो नेट प्रॉफिट है फाइनली, देखो मुझे तो याद ही है लेकिन आप लोग जो है इसको चेक कर करके लिखा करें, 13,89,000 आपका नेट प्रॉफिट आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अब मैंने कई बार कह दिया है कि जो ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक फॉर्मेलिटी है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप बना देना, नहीं पूछता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ब्रांच ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक का तो कोई मतलब होता नहीं है, ब्रांच कोई परचेज करती नहीं है, ठीक है। ब्रांच को तुमने जो सामान भेजा है वो आप जरूर लिखेंगे।
और डेबिट में लिखेंगे क्योंकि ब्रांच रिसीव करेगी आपके भेजे हुए सामान को। 9,54,000 का सामान आपने भेजा था। अब ब्रांच ने जो सेल करी है, ब्रांच ने सेल करी है 9,50,000 में, ये लिस्ट प्राइस है। ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी कंप्यूट करा था 99,000 का है। तो इससे तुम्हारे पास ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 95,000 ब्रांच का तुम्हारे पास आ जाएगा। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहां पर लिखेंगे 95,000। अब इस क्वेश्चन में जो ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और स्टाफ सैलरी, वो मैंने मिला करके ही लिख दिए। ब्रांच के जो एक्सपेंसेस हैं वो 26,800 आ जाएंगे, तीनों एक्सपेंस मैंने मिला करके लिख दिए। और ब्रांच का फिर जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो 68,200 का आ जाएगा। तो इसके साथ ही फिर ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। ये भी एक फॉर्मिडेबल टॉपिक था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें, टेस्ट के रूप में ले लें इसको। और सब मैंने हिंट नीचे डिटेल में दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने कराया हुआ है। अब उसके बाद स्टार्ट होगा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, और उसके बाद फिर हम फॉरेन ब्रांचेस की तरफ बढ़ेंगे। तो लॉ बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन जैसा चैप्टर होता है उसी के हिसाब से करना भी पड़ता है, उतनी डिटेल में करना भी पड़ता है, तभी प्रोफेशनल स्टडीज़ करी जाती है या प्रोफेशनल स्टडीज़ की सही तैयारी होती है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना काफ़ी है। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।